हेलो गाइस, इट्स हरीश हेयर। तो सब हाजिर हो गए? तो चलो शुरू करते हैं फिर। हाजिर हो गए तो अब आज हम क्या करेंगे, नगोर्नो कराबख जो एक रीजन है, एक जगह है जिस पर अभी डिस्प्यूट बोल दो, आप कन्फ्लिक्ट बोल दो, चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो हम समझेंगे, एक्चुअली डिटेल में समझेंगे कि ये इशू है क्या। तो देखते हैं। सबसे पहले ये मैप देखते हैं। हाँ, बेसिकली ये जो मैप है इसमें आप देख पाएंगे कि इधर तो ये रहा आर्मेनिया, ये रहा अजरबैजान, और जो ये बीच में रीजन है ना, दिस वन इज द डिस्प्यूटेड रीजन, नगोर्नो कराबख। अब इस रीजन में क्यों आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे से मतलब भिड़े पड़े हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कब से ये शुरू हो रहा है और ये इशू किस चीज पर है, तो वो पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं। इसमें देखिए, पहले हम पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार क्या है। तो देखिए, सोवियत यूनियन ने 1920 में 1920 का जो दशक था, मतलब 1920 का जो दशक था ना, उस दशक में क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने ये दोनों जो कंट्रीज हैं, जो अभी मॉडर्न कंट्रीज जो आप बोलते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये दोनों के दोनों उसमें खुद में मिला लिए गए थे। तो जब ये दोनों इसमें मिले तो क्या हुआ कि जो ये जो नगोर्नो कराबख का जो रीजन है ना, इसमें जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, आर्मेनियन एथनिक एथनिक की है। मतलब वहाँ की लोकल जो भाषा बोलते हैं, कल्चर है, वो यहाँ का पूरा आर्मेनियन है। परंतु सोवियत यूनियन ने क्या किया, ये जो इलाका है ना, ये दे दिया अजरबैजान को। समझ गए बेसिक चीज? मतलब वहाँ के रहने वाले लोग तो आर्मेनियन कल्चर के पूरे, और रीजन किसको दे दिया, अजरबैजान को। ठीक है, बेसिक चीज वहां पे स्टार्ट होती है। अब सालों साल चलता रहा ये चीज, कोई ज्यादा इशू हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कब्जा पूरा सोवियत यूनियन का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बात आगे बढ़ी, तब भी कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ। बात कहाँ तक पहुंच गई? बात पहुंच गई जब सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा और उसका डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन होने लगा। जब जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने लगा तो हुआ क्या कि जो ये रीजन था, ये कौन सा वाला, नगोर्नो कराबख का रीजन है, इस पर एक आप कह सकते हैं उस टाइम पर जोर पकड़ा इस इशू ने। वैसे तो ये पहले से ही मतलब जो आर्मेनियन जो गवर्नमेंट हुई, आर्मेनियन जो सेपरेटिस्ट लोग हुए, उन्होंने क्या किया था, इस रीजन पे कब्जा जमा लिया था अपना। किस पर? इस नगोर्नो कराबख रीजन पे अपना कब्जा जमा लिया था। और उसको आर्मेनियन गवर्नमेंट पीछे सपोर्ट कर रही थी, एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं, खुलकर नहीं, परंतु बैक पीछे से बैकग्राउंड में सपोर्ट मिल रहा था आर्मेनियन सेपरेटिस्ट को। तो मतलब ये रीजन इंटरनेशनली कम्युनिटी, इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो मतलब अजरबैजान के फेवर में रिकॉग्नाइज कर रखा है इसको। परंतु ये है किसके कंट्रोल में? ये आर्मेनिया की कुछ सेपरेटिस्ट है, मतलब एक सकते हैं पूरा गुट है। उन्होंने इस पे कब्जा जमा रखा है, वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रखी है। तो जब ये 1988 आया तो क्या हुआ, ये एकदम जब उन्होंने देखा भाई कि आर्मेनिया अजरबैजान, तब तक तो क्या थे, तब तक तो ये दोनों कंट्रीज थे सोवियत यूनियन के अंडर में, यूएसएसआर के अंडर में। परंतु जैसे यूएसएसआर टूटने लगा तो ये लोग आजाद होने के जद्दोजहद में लग गए। जब आर्मेनिया और अजरबैजान आजाद होने के उसमें लगे तो ये नगोर्नो कराबाख का जो रीजन था, जो कि आर्मेनियन सेपरेटिस्ट के अंडर में था, उन्होंने क्या किया, अपनी लोकल पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसको आर्मेनिया में मिलाने की बात कही। जब ये मैटर एकदम निकल के सामने आया, तब युद्ध शुरू हो गया एकदम खुलकर। आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया दोनों में इस रीजन के ऊपर। अजरबैजान की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ये रीजन इंक्लूड किया जाता है पहले से, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसको अजरबैजान के अंडर में इंक्लूड कर रखा था। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यूएसएसआर ने स्टार्टिंग में से अजरबैजान को दे दिया था 1920 के दशक में, तभी दे दिया था। तब से ये अजरबैजान के अंडर में इंक्लूड किया जाता रहा है। परंतु कंट्रोल किसका रहा? आर्मेनियन सेपरेटिस्ट का। एंड में 1988 में ये वॉर शुरू हो गया और पूरे 6 साल तक वॉर चला। इसमें बहुत से लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग वहां से पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। और एट द एंड हुआ क्या, 1994 में जाके वहां सीज फायर हुआ। रशिया ने इसको बीच में मध्यस्थता करी और सीज फायर हुआ 1994 में। तो 1994 में सीज फायर हो गया, ठीक है, शांति बन गई। सीज फायर को मीडिएट किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। ये एक मेंस ग्रुप है। इस बॉडी में फ्रांस, रशिया, यूएस, ये तीनों
हैं जो कि पीस टॉक्स में मीडिएट करते हैं। बात समझ में आई? फ्रांस, रशिया, यूएस इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मीडिएट करते हैं इस इश्यू को सॉल्व करने में। तो 1994 से लेके अब तक यही बॉडी है जो बीच में मीडिएट करती आ रही है और इस मैटर को किस तरह से सुलझाने की, शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। परंतु अभी क्या हुआ है? ये सब तो चलो ठीक है, चल रहा है। पिछले 26 साल से मीडिएशन चल रहा है, परंतु अभी एक्चुअल में अभी ये न्यूज़ में क्यों आया सडनली? हुआ ये है कि अभी रिसेंटली अज़रबैजान गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो ये अर्मेनियन सेपरेटिस्ट हैं, अर्मेनियन जो हैं, इन्होंने हमारे क्या बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट सिटी, अज़रबैजान का जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट सिटी है गांजा, इस पर इन्होंने अटैक किया है रॉकेट से। ये कौन कह रहा है? अज़रबैजान ने आरोप लगाया अर्मेनिया के ऊपर। और हमारे कई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह। उधर अर्मेनियन सेपरेटिस्ट और अर्मेनियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं कि अज़रबैजान ने पहले हमारे कैपिटल सिटी, अब एक्चुअली देखो है ना, कैपिटल सिटी जो ये नाम है ना, स्टेपनाकर्ट, ये एक्चुअली जो ये रीजन है, कोरोबक वाला रीजन, नगोर्नो कराबख का जो रीजन है, इसकी एक सेपरेट कैपिटल बना रखी है अर्मेनियंस ने, सेपरेटिस्ट अर्मेनियंस। उस कैपिटल का नाम है ये स्टेपनाकर्ट। अजीब सा नाम है, आप देख लीजिए प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो इस रीजन पर इन्होंने मतलब अर्मेनियन आरोप लगाया अजरबैजान पे, भाई इन्होंने हमारे इस कैपिटल पर अटैक किया है, इसलिए हमें भी काउंटर कार्रवाई करनी पड़ी। तो आपस में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो इस वजह से ये तुरंत अभी दोबारा एकदम न्यूज में आ गया, और क्योंकि दोनों कंट्रीज एकदम युद्ध के उस पे खड़े हुए हैं, अपने बैटल मतलब बोलते बैटल शिप्स और उस रॉकेट सब तैनात कर दिए गए हैं और युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है। तो ये रिसेंटली में हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस सब में टर्की और रशिया का क्या रोल है। अब देखें टर्की रशिया क्या रोल है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले मैप पर, गूगल मैप्स पर। तो ये हम आ गए हैं मैप पर। तो देखिए ये रहा अजरबैजान, ये रहा अर्मेनिया, और वो डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है? यहाँ पे है, दिस वन, इधर है वो। ठीक है, अब इसमें टर्की और रशिया का रोल क्या है वो हम समझेंगे। एक्चुअली हम देख पा रहे हैं कि टर्की है, उसकी बाउंड्री ये है जो है, ठीक है। रशिया ठहरा यहाँ पे, ये रशिया टच हो रहा है यहाँ पे, समझ गए? अब ये जो रीजन है ना, यहाँ पे जाता है इस जगह कॉकस, कॉकसिस माउंटेन्स, ये कॉकसिस रीजन कहलाता है। अब इस कॉकसिस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मतलब इसको मतलब हिस्टोरिकली पहले से ही इस रीजन पे हमेशा नजर रही है, रशिया की, टर्की की, ईरान की, इन सब की नजर रही है इस पे। इसका इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए पहली बात तो ये अलग अलग, ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों को जोड़ता है ये रीजन, ये जो स्ट्रिप है ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी को जोड़ती है। दूसरी चीज, क्योंकि पहले तो ये जो रीजन था, क्योंकि ये जॉर्जिया हो गया, अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान, ये सारे के सारे किसके अंडर में थे? सोवियत यूनियन के अंडर में थे। और सोवियत यूनियन इस रीजन को क्यों अपने अंडर में रखना चाहता है? उसका रीजन ये है क्योंकि ये वो रीजन है जो लिंक करता है ईस्टर्न यूरोप को और वेस्टर्न एशिया को। मतलब सोवियत यूनियन यानी रशिया, सोवियत यूनियन जो भी आप अभी करंट में रशिया, ये हमेशा से उसको इस बात का डर था कि टर्की और पर्सिया यानी कि ईरान, ये देखिए ईरान, ईरान यहाँ तक लगा हुआ है और ये टर्की रहा। तो इधर से टर्की और इधर से पर्सिया, ईरान कभी भी इस पे अटैक कर सकते हैं। तो उसको अपनी खुद की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए ये रीजन हमेशा से अपने अंडर में चाहिए था। किसको? रशिया को, यानी यूएसआर को, सोवियत यूनियन को। तो उसने पहले जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया सब अपने कंट्रोल में कर रखे थे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। परंतु जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होने लगा इसका, तो इन सबकी नजर तेज हो गई इस पर। किसकी? टर्की की, ईरान की, स्पेशली टर्की की। टर्की की इसलिए क्योंकि टर्की जो है ना, ये जो सदर्न कॉकेसस का रीजन है, देखो ऊपर होके जाती है ग्रेटर कॉकेसस रेंज, माउंटेन रेंज, नीचे लेसर कॉकेसस रेंज जाती है। तो यहाँ पे जो ये सदर्न कॉकेसस का रीजन है, स्पेशली अर्मेनिया वाला और अजरबैजान वाला, यहाँ पे स्पेशली जो ये अजरबैजान का रीजन है, इसमें टर्की की आप कह सकते हैं उसकी खुद की एथनिक पॉपुलेशन है, यानी खुद के एक तरह से कल्चर के लोग हैं, उसकी खुद की एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो ये जो सदर्न कॉकेसस वाला रीजन है, इसमें पूरे टर्किश एथनिसिटी, मतलब स्पेशली अजरबैजान में तो डोमिनेंस है ही टर्किश एथनिसिटी का, बाकी आर्मेनिया में भी है कुछ हद तक।
तो उसको ये रीजन अपने अंडर में चाहिए ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली, खुद के कंट्री से लिंक करने के लिए, खुद के कल्चर से लिंक करने के लिए। टर्की चाहता था कि ये जो कंट्रीज हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो वो हमेशा से ट्राई कर रहा था। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उस वक्त उसने स्पेशली, जब ये आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध स्टार्ट हुआ 1988 में, जैसे मैंने बताया 6 साल चला था, तो उस वक्त टर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। क्या किया था? खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था, ताकि ये सब कंट्रीज सेपरेट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए और रशिया से अलग हो जाए। इस रीजन पर, जो कि सदर्न कॉकेस का रीजन है, इस रीजन पर टर्की का कल्चरल डोमिनेंस हो जाए। साथ में टर्की को यहाँ से वेस्टर्न एशिया की तरफ एक्सेस भी मिलता है। तो इस तरह से टर्की इस रीजन पर अपना एक तरह से कल्चरल डोमिनेंस, इनडायरेक्ट डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, बनाना चाहता है। तो टर्की का इंटरेस्ट इसलिए जाग रहा है इधर। तो वो अजरबैजान के सपोर्ट में, और रशिया क्या कर रहा है अभी एट प्रेजेंट में? पहले तो रशिया के, ये रीजन पूरा रशिया के अंडर में था जब वो यूएसएसआर था, परंतु अब रशिया क्या कर रहा है? अब रशिया का स्टैंड थोड़ा सा न्यूट्रल कम आर्मेनिया है। एक तरफ तो वो आर्मेनिया के सपोर्ट में है, पीछे से, बैक से देखा जाए तो आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है, परंतु दूसरी तरफ देखे तो मिन्स ग्रुप, जो वो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे, जो इसमें मेडिएशन कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है रशिया, क्योंकि रशिया, फ्रांस, यूएस तीनों है ना उसमें, तो उसका पार्ट भी है। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं आप कि रशिया खुल के सामने सपोर्ट नहीं कर सकता इस इशू में आर्मेनिया का, परंतु वो पीछे सपोर्ट कर रहा है। पर रशिया को देखा जाए तो रशिया सपोर्ट जरूर कर रहा है, पर वो जो आर्म्स की सप्लाई है वो दोनों कर रहा है, रशिया को भी कर रहा है, अजरबैजान को भी कर रहा है। तो एक तरह से रशिया इसमें थोड़ा न्यूट्रल भी है और साथ में आर्मेनिया की तरफ टिल्टेड भी है। तो ये इशू है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, एक तरह से पूरे जो कॉकेसस रीजन है ना, इस कॉकेसस रीजन में ईरान, टर्की और एक कह सकते हैं पहले यूएसआर, पहले, अब तो नहीं, पर पहले यूएसएसआर, तीनों की बाउंड्री मिलती थी इस जगह की। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता था। पर एट प्रेजेंट तो अब ये रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया कि रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से टर्की के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कल्चरल डोमिनेंस एंड एक्सेस टू वेस्टर्न एशिया, इन दो चीजों की वजह से। तो आई होप ये मैटर आपको समझ में आया होगा कि अभी एट प्रेजेंट चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्यों बार बार ये मैटर भड़कता रहता है, क्योंकि उसमें बार बार एक तरह से दोबारा एकदम बर्निंग इशू बन जाता है सडनली। 10 साल पहले भी हुआ था, अभी वापस से एकदम न्यूज में आ गया ये। तो ये पूरा एक तरह से मैटर था। तो दोबारा मिलेंगे एक नए इशू के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।